प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान में सभी हर चीज बताते हैं, लेकिन दीर्घोत्तरीय प्रश्न कौन से याद करने हैं वो नहीं बताते हैं। हमने आपको इतिहास से रिलेटेड प्रश्न बता दिए हैं कि विस्तृतोत्तरीय कितने याद करने हैं। यहाँ पर हम लगभग 6 पाठ आपके भूगोल में हैं। इसके बाद राजनीति शास्त्र जो आपका राजनीतिक होता है, पार्ट तीसरा वो भी बताएंगे हम। तो ये जो आपका है पहला पाठ संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास के विस्तृत प्रश्न कितने याद करने हैं, कौन कौन से याद करने। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भैया जो पहला पार्ट होता है वो पहला ही होता है, मतलब सबसे पहले इसी से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, पेपर में कहीं से चाहे कुछ भी ना आए, लेकिन भैया पहले पार्ट से जरूर आते हैं। ठीक है, तो संसाधन एवं विकास भी पहला चैप्टर है। यहां पर हम 6 पार्ट पाते हैं। 6 पार्ट में से अगर हम 4 पार्ट तैयार कर लेंगे, समझिए हम दे तो पूरा रहे हैं लेकिन आपको समझा क्या रहे हैं, अगर आप पढ़ सकें, आपको 70 में 70 लाना है तो पूरा पढ़िए, और अगर आपको 60 लाना है 70 में, तो मैं बता रहा हूं केवल 4 पाठों से यहां पर प्रश्न आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले संसाधन एवं विकास, समझिए विस्तृत प्रश्न कौन कौन से। इसमें इस पाठ से आपको एक भी प्रश्न किसी भी प्रकार का नहीं छोड़ना है। जैसे पहला हिस्ट्री में पहले दूसरे पाठ का कुछ भी नहीं छोड़ना है, ऐसे इसमें भी कुछ भी नहीं छोड़ना है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। अब ये मिट्टी वाला चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक प्रश्न ये बनता है मिट्टी वाला, मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के कार्य, मिट्टी कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। और इसी से मैप का प्रश्न भी बनता है कि मिट्टी जो काली मिट्टी का क्षेत्र है वो आप दर्शाइए, तो ऐसे आप दर्शा देंगे। ठीक है, तो वो भी मैं मैप तो बताने ही वाला हूँ बहुत जल्द में। भारत के में कितने प्रकार की मिट्टी, तो ये तो मिट्टी का चैप्टर हो गया, मिट्टी का प्रश्न हो गया पहला प्रश्न। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित मानवीय संसाधन। इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताना है। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि यहां से ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू भी प्रश्न बन जाएगा, अतिलघुत्तरी बन जाएगा, मतलब लघुत्तरी अतिलघुत्तरी तो नहीं आने हैं, लघुत्तरी बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव लघुत्तरी अगर ये पढ़ते हो विस्तृत उत्तरी, तो ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरी तो आराम से आप कर लेंगे। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, तो संसाधन एवं विकास है ना, तो संसाधन प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन में अंतर तो एक ही चीज है। अगर आप प्राकृतिक संसाधन तैयार कर लेते हैं तो आप प्राकृतिक संसाधन मानवीय संसाधन दो ही तैयार करेंगे तो तीसरा प्रश्न भी तैयार हो रहा साथ में। ठीक है, इनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है प्राकृतिक संसाधनों के, तो भैया सीधी सी बात है, प्राकृतिक संसाधन नहीं रहेंगे तो हमारी प्रकृति डाउन तो हुई भाई। प्राकृतिक संसाधन नहीं यानी प्रकृति पर में कुछ नहीं, प्रकृति में कुछ नहीं तो मनुष्य कुछ नहीं, काम खत्म। भू संसाधन का अर्थ लिखिए, भू संसाधन। भू संसाधन एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग, तो पूरा काम भूमि का है, इस पर मिट्टी का है। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व, तो मैं कहता हूं पहले चैप्टर से एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है विस्तृत उत्तरीय। दूसरा है वन तथा वन्यजीव संसाधन, यहां से आपके 4 प्रश्न है विस्तृत उत्तरीय, 4 में से कोई 3 आपको तैयार कर लेने हैं, तो 5 वो 3 ये 8 प्रश्न यहां तक हो गए। और ये रटना नहीं है, विस्तृत उत्तरीय रटे नहीं जाते हैं, जिस हवा में हैं आप रटे नहीं जाते हैं, समझे जाते हैं और समझकर हेडिंग्स याद की जाती हैं, हेडिंग्स याद करके लिखे जाते हैं। जिनमें हेडिंग्स नहीं है तो निबंधात्मक तरीके से याद किए जाते हैं। भारत में जैव विविधता के विनाश के क्या कारण हैं, वन और वन्य जीवन के संरक्षण के उपाय सुझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन विभाग ने प्रबंधन की दृष्टि से वनों के अच्छा हाँ ठीक है, वन एवं वनों के प्रकार, वनों के किस प्रकार कितने प्रकार वर्गीकृत किए हैं, तो वनों के प्रकार। वनों के ह्रास के क्या कारण हैं, वर्णन कीजिए। वन संरक्षण से क्या तात्पर्य है, वन संरक्षण का महत्व बताइए, इनके संरक्षण हेतु सुझाव दीजिए। तो देखो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक भी हमने दे दी है, नहीं तो आपको जाना कहाँ है, modelpaper.info पर चले जाना है। वहाँ पर शुरुआत में प्रारंभ में ही आपको सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 लिखा मिलेगा, वहीं पर नोट्स और नोट्स उसी पर क्लिक करके चले जाइएगा, मैं भी बता दूंगा, पहले समझिए। तो 3 प्रश्न, इन 4 प्रश्नों में से 3 को याद कर लीजिएगा, 5 3 8 हो गए। जल संसाधन, जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन क्या है, इसके महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, या राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। वर्षा जल संचयन के महत्व पर प्रकाश डालिए, या वर्षा जल के संचयन की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो ये दोनों ये जो
3 प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जल संसाधन में, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई इनमें से 2 याद कर लें तो 8 2 10 प्रश्न यहां से हो गए। कृषि में आइएगा, कृषि में तो बहुत अच्छा, कृषि में तो आना ही आना, यहां से गन्ना उगा, देखिए एक अनुकूल परिस्थितियों वाला प्रश्न जरूर आता है कि गन्ना उगाने के लिए, जूट की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न जो यहां से आपके बने हैं कि गन्ना उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता, कैसी परिस्थितियां हों, यानी गन्ना जब बोया जाता है, उगाया जाता है, कहां कहां उगाया जा सकता है, कैसी खेती होनी चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कितनी खाद डाली जाती है, अनुकूल परिस्थिति, गर्म वातावरण होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका इलाका कैसा होना चाहिए, तो ये गन्ना उगाने के लिए। ठीक इसी प्रकार जूट की खेती के लिए अनुकूल दशाएं और कपास की खेती के लिए अनुकूल दशाएं, मैं यहां दावे के साथ कह सकता हूं 100% इन 3 में से एक प्रश्न फंसना ही फंसना है। लिख लो आप, ठीक है। ठीक है, ये 3 में से तीनों ये जरूर याद करिएगा, क्योंकि यहां से एक आना ही है, वो चाहे लघु में आए चाहे दीर्घ में आए, ठीक है। बाकी यहां से कुछ भी ना पढ़ो, लेकिन हम कहेंगे कि आप पढ़िए, क्योंकि आपको 70 में 70 लाने हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए, भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता होने के कारण बताइए, भारत की कृषि पिछड़ी क्यों है। भैया ये तीनों प्रश्न एक ही हैं। चौथा प्रश्न है, कहता है कि भारत के कृषि क्षेत्र में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों यहाँ की फसल अच्छी नहीं हो रही है, यहाँ कम उत्पन्न अनाज क्यों हो रहा है, इसके कारणों पर आपको प्रकाश डालना ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जो भी लेके आए हम इंपॉर्टेंट है। 9 प्रश्न है यहाँ से, इस चैप्टर से 5 तैयार करिए आप। भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने सुधारने के लिए सुझाव दीजिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व पर विवेचना कीजिए, कृषि का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है। तो ये 7वां भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 7वां भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्यों है, तो ये तीनों प्रश्न एक ही 7वें ही हैं। बाकी भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, भारत की मुख्य फसलों पर टिप्पणी, तो ये वाला एक 9 नंबर याद कर लीजिएगा। मतलब इसमें जो है हमने जो बताया 9 नंबर आपको याद करना, 7 नंबर याद करना है और 5वां याद करना है, बाकी ऊपर के 3 याद करना है, ठीक है। तो 6 आपको तैयार कर लेने हैं 9 में से। फिर आप खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में आइए। देखो यहां पर तैयार तो सब करने हैं, लेकिन फिलहाल इसमें से भी मैं कम करा रहा हूं, आप सोचिए, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इतना ही पढ़ लीजिए, बहुत काफ़ी है। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। देखिए और कुछ चैप्टर्स जो हैं हमने ऑलरेडी नोट्स बना के पढ़ा दिए हैं, तो प्लेलिस्ट सामाजिक की भी बनी हुई है, तो आराम से देखिए आप, ठीक है। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन का वर्णन कीजिए, भारत में अभ्रक के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए, बॉक्साइट से कौन सी धातु तैयार की जाती हैं, भारत में बॉक्साइट के उत्पादन का पूर्ण विवरण दीजिए, ठीक है। ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा संसाधन, भारत में ऊर्जा संसाधन के प्रमुख संसाधनों का वर्णन, ये वाला नोट कर लीजिएगा। भारत में खनिज तेल उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए, खनिज तेल के उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, परमाणु ऊर्जा के महत्व पर प्रकाश डालिए, सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, कारण बताइए। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर 8 प्रश्न दिए हैं, कोई 5 यहाँ से भी आप तैयार कीजिए, कोई 5, ठीक है। लेकिन हम जो खासकर टिक कर देते हैं, जैसे कि ये है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, इस पर परमाणु ऊर्जा के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो परमाणु ऊर्जा पार्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा संसाधन वाला तो कतई नहीं छोड़ना है, 5वां प्रश्न ये आता ही आता है। बाकी भारत में कोयले के वितरण का वर्णन करना है, ठीक है। चौथा भी भारत में लौह अयस्क के उत्पादन का वर्णन करना। मुझे लगता है आप यहां से 8 में से 5 से 6 याद करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। छठा प्रश्न देखिएगा, छठा प्रश्न क्या है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, या भारत के आर्थिक विकास में परिवहन संचार, ये वाला जो आपका प्रश्न है परिवहन और संचार, ये जिस प्रश्न में आ जाए ये दीर्घ उत्तरी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। सक्षम सड़क परिवहन देश के आर्थिक विकास के लिए क्यों आवश्यक और महत्वपूर्ण है? भारत में सड़क परिवहन का महत्व, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेल देश के आर्थिक विकास के साथ साथ उद्योग और कृषि के तीन विकास के लिए प्रेरित करती है और कृषि के विकास के लिए प्रेरित करती है। इस संदर्भ में रेलों के आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए या भारत में रेल परिवहन के महत्व। तो परिवहन में से भारत में रेल परिवहन और सड़क परिवहन, रेल परिवहन और सड़क परिवहन, ये दो प्रश्न याद करिएगा, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। फिर टिप्पणी लिखना है, संचार संसाधनों का महत्व, भारत में संचार सेवाएं, टिप्पणी वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये भी याद करिएगा। पाइपलाइन परिवहन क्या है? पाइपलाइन परिवहन के महत्व का विश्लेषण कीजिए। अथवा करके आएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें 9 दिए हैं, अगर 5 भी याद कर लिए तो काफी है। तो मैं कहूंगा कि आप हर चैप्टर से 5-5, मतलब कुल मिला के इतने जो भूगोल की हमने ये दिया है 20 प्रश्न आप विस्तृत पढ़ लीजिएगा। पढ़ के जाइएगा, रटना नहीं है, रटिए आप। अगर आप रट सकें तो रटिए, तो अच्छी बात है। बाकी अगर आपको जल्दबाजी है तो आप एक बार पढ़ के समझ के भी लिख सकते हैं, पॉइंट बना लीजिए मोटे मोटे, उन्हीं पॉइंट्स यानी हेडिंग्स के आधार पर भी आप लिख सकते हैं। तो आप इसको डाउनलोड करिएगा, प्रिंट आउट निकालिएगा और इन प्रश्नों को ढूंढ ढूंढ के, ढूंढना कुछ है ही नहीं, आपके तुरंत बुक में मिल जाएंगे जो भी आपका क्वेश्चन बैंक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।